रुड़की के बिरान कलियर की बेटी फेरूज फातिमा ने अपने हौसले और मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जिस पर आज पूरा क्षेत्र गर्व कर रहा है। यूपीएससी परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने वाली फेरूज फातिमा आज जब अपने घर पहुंची तो उनका स्वागत किसी त्योहार से कम नहीं था। जैसे ही आईएएस बनी फेरूज फातिमा बिरान कलियर पहुंची, स्थानीय लोगों और क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं और तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। हर कोई उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। इलाके में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला और लोगों ने उन्हें बधाइयां देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। फेरूज फातिमा की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। उनके पिता इकबाल अहमद पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। पिता की मेहनत और भरोसे ने ही फातिमा को आगे बढ़ने का हौसला दिया। फेरूज फातिमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि उन्हें इस उपलब्धि की बहुत खुशी है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तक आपको जाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। इतने मैंने अपने 8 साल इसमें प्रॉपर दिए हैं। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। पहले मैंने अकेडमी से एडमिशन लिया था, वहाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैं दृष्टि से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में मैंने ये प्रयास किया है। ये बेसिकली मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उन्होंने मतलब ये है कि गाड़ी चलाकर और मेहनत मुशक्कत करने के बाद उन्होंने ये चीजें हासिल की है। हरिद्वार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बीच उस समय हलचल मच गई जब स्वराज सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें ज्ञापन देने के लिए हरिद्वार की ओर रवाना हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें मंगलौर में ही रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार और उसके प्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। इन तमाम मामलों को लेकर वे गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें हरिद्वार जाने से पहले ही मंगलौर में रोक दिया। सरकार द्वारा स्टोन क्रशरों, खनन पट्टों का एक ही दिन में विभागों को नौकरी लेकर खनन निदेशक द्वारा क्रशरों पट्टों को रिन्यू कर दिया। जो सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का सड़क पर विरोध कर रहे हैं लगातार, और क्योंकि अगर विपक्ष मौन है तो जिम्मेदारी स्वराज सेवा दल ने अपने कंधों में उठा रखी है। हम उन्हें इस प्रदेश में उनके मुखियाओं द्वारा की जा रही कारगुजारी के बारे में बताने जा रहे थे। कुछ दिनों पूर्व हमारे अथक प्रयासों से, हमारे क्रमिक अनशनों से, हमारे लगातार कार्यक्रमों से सीएम साहब ने ये घोषणा करी कि बहन अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच कराई जाएगी। सीबीआई जांच में जिस वीवीआईपी का नाम आया, जो अंकिता के माता पिता ने कहा, जो आम जनों ने कहा, जो आप मीडिया जनों ने कहा, दिखाया, वो व्यक्ति अमित शाह जी के कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है। हो सकता है कि आज वो नेता अमित शाह जी के बगल में बैठा हो, तो जिसके विरुद्ध सीबीआई जांच की संस्तुति की गई हो। सभा में एक तो अंकिता बहन भंडारी के मामले में और एक खनन के मामले में और क्षेत्र में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा, उसके बाबत आज हम हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे। हम उनके पास जा रहे थे, हम सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पुलिस ने एक ब्रैकेट लगा दी और पुलिस ने जाने नहीं दिया। फिर हम क्या हुआ, हम लोग यहीं पर बैठ गए और सीओ साहब है, सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा कि ये ज्ञापन हमारे देश के जो गृह मंत्री साहब हो उनके पास पहुंचा जाए। जो हमारी पीड़ा, जो हमारा दर्द, वो हमारे देश के गृह मंत्री सुनो, ज्ञापन के द्वारा वो दिया। गृह मंत्री जो है वो हरिद्वार में आ रहे हैं और उन्हीं को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। यहाँ पर बीच में पुलिस प्रशासन ने हमें रोक लिया गया। जो भी हमने मुद्दे बताए हैं गौ, गंगा, गीता और खनन माफियाओं के खिलाफ और हमारे बहन अंकिता भंडारी के लिए जो इंसाफ मांगा था, वो अभी पूर्ण तरह से बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और जिसके खिलाफ कार्रवाई बैठाई गई थी, सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी, वही अमित शाह के बगल में बैठ के वहां पर राजनीति कर रहे हैं।
बस इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर स्वराज सेवा दल जो है ऐसे मुद्दों को खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। मतलब एक पार्टी की विचारधारा रखने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो इनको यहाँ पे हाईवे पे मंगलोर में रोक दिया गया है और उसके साथ में उनकी सारी बातें सुनी गई और उनका ज्ञापन भी ले लिया गया है कि आपकी बातें हम संवैधानिक तरीके से ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन इस तरीके से कहीं भी जाके किसी को भी उपद्रव या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो उसी के तहत उनका ज्ञापन लिया गया है और उनको वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन संस्थाओं के चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के खुलने के बाद शुरू हुई बसों की एडवांस बुकिंग है। अभी तक देश के कोने कोने से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 300 बसों की बुकिंग सहित रोटेशन व्यवस्था समिति के दफ्तर में करवा ली है। संख्या को देखते हुए परिवहन संस्थाओं से जुड़े ऑपरेटरों को उम्मीद है कि इस वर्ष की यात्रा बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए टूरिस्ट विभाग की वेबसाइट को खोल दिया है। पहले दिन 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आज ये संख्या बढ़कर 2 गुना से अधिक पहुंच चुकी है। इसी के साथ संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के दफ्तर में लगातार श्रद्धालुओं के फोन भी इंक्वायरी के लिए घनाने लगे हैं। अभी तक 300 से अधिक बसों की एडवांस बुकिंग चारों धामों के लिए हो चुकी है। 200 से 300 बसों की बुकिंगें आ चुकी हैं और यात्रियों में उत्साह है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि चारधाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु आएंगे उन सभी के पंजीकरण होंगे, उन सबको चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा। उससे यात्रियों में उत्साह का माहौल है और यात्री चारधाम यात्रा आना चाहते हैं। जो पिछले वर्षों में यात्रियों को जो रोका गया था रजिस्ट्रेशन के कारण, वो जो लोग रुक गए थे वो लोग भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं और यात्रियों में अत्यधिक उत्साह है इस बात से कि रजिस्ट्रेशन ओपन पॉलिसी पूर्व की भांति हो चुकी है। अगर सरकार इसमें सतत प्रक्रिया की तरह इसे चलाती रहती है, रजिस्ट्रेशन करती रहती है, तो इस बार अच्छी यात्रा होने की संपूर्ण संभावना है। उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रही महिला कांग्रेसियों को पुलिस ने नेपाली फॉर्म पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। रोके जाने से महिलाएं भड़क गई और उन्होंने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पुलिस के चंगुल से छूटकर पैदल हरिद्वार की ओर भाग निकली। ये नजारा देख पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने भी दौड़ लगाई और ज्योति रौतेला का पीछा किया। सोंग नदी के पुल पर किसी तरह ज्योति रौतेला को रोक लिया। इस दौरान भाग रही ज्योति रौतेला का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर गिर गई, जिससे वो जख्मी हो गई। पुलिस किसी तरह ज्योति रौतेला और जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी को हिरासत में लेकर ऋषिकेश कोतवाली आई। यहाँ उन्हें समझाने का प्रयास किया और गृह मंत्री अमित शाह के प्रोटोकॉल का हवाला दिया। बावजूद इसके दोनों कांग्रेसी नेत्री हरिद्वार जाने की मांग पर अड़ी रही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। और ये भाग गए फिर से ज्योति रौतेला, देखते हो गिरा दिए, बहुत तेज गिर गए। आराम से सर, क्या करिए, लग गई उनके चक्कर। गाड़ी में बैठ जाओ मैडम। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 1200 बच्चे एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में इस प्रदेश में गायब होते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है और ये लोग 4 साल जो प्रदेश की जनता के लिए बेहाल वाली सरकार 9 साल से भाजपा की चली, उसके खिलाफ आज हम गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उनको बोलना चाहते थे कि आप आ तो रहे हो, लेकिन कम से कम अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अपने कैबिनेट मंत्रियों को ये बताइए कि उत्तराखंड के लोगों के लिए भी कुछ काम करिए। सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि आज हमारी जो महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, आप ये देख सकते हैं। ये मेरे को यहाँ चोट लगी, पैर में लगी है, सर पे चोट लगी है और आप हम लोगों को रोक रहे हैं। हम अपराधी नहीं है, हम इस प्रदेश की बेटियां, इस प्रदेश के लोगों के हक की बात करना चाहते हैं, इस प्रदेश के मुद्दों पे एक ज्ञापन देना चाहते हैं जो हमें नहीं देने दिया गया। दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया भाजपा की सरकार के द्वारा और हम लोग केवल और केवल इस प्रदेश के अधिकारों के लिए, इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए आज ज्ञापन देना चाहते थे। सिद्धार्थगंज पहुंचे राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक
शमशाद मीर का नगर में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। एक हिंद जय हिंद के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर ने कहा कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी पसमानदा मंच द्वारा आयोजित एक हिंद जय हिंद परमानदा संवाद एक रोजा इफ्तार सद्भावना कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय भक्ति और एकजुटता का नया मंत्र दिया। शमशाद मीर ने कहा कि वोट बैंक के सौदागरों ने संघ के खिलाफ जो गलतफहमियां फैलाई थी उन्हें अब पसंदमानदा समाज पहचान चुका है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस संदेश को दोहराया कि हिंदू और संघ कभी इस्लाम का विरोध नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश मुझे नफरत फैला रहे हैं, मेरी नज़र में वो भारतीय नहीं है। पसमानदा समाज ने सरकार से मांग की है कि पसमानदा समाज के लिए विशेष मंत्रालय बने, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक संस्थानों में उचित हिस्सेदारी मिले और समाज के बच्चों के लिए छात्रावास व बारात घर बनाए जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को लाभ देने की बात कही, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही और वो संकल्प अटल रूप से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पसमानदा समाज के लाखों कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी पसमानदा समाज ने यहाँ पर 10% वोट बैंक बनकर भाजपा को जिताने का काम किया और इस बार 2027 में पसमानदा समाज पूर्ण रूप से उत्तराखंड की धामी सरकार को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा और ये दिखेगा कि पसमानदा समाज अन्य पसमानदा समाज को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने संपूर्ण भारत में नेटवर्क करने का काम किया है और पसमानदा समाज को मुख्य धारा से लाने के लिए जगह जगह उन्होंने प्रयास किया, प्रत्येक सरकारों से प्रयास किया और टाल कटोरा स्टेडियम भरने में भी पसमानदा समाज की बड़ी भूमिका रही। इंद्रेश जी के नेतृत्व में पसमानदा समाज काम कर रहा है और ये संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में काम कर रहा है। जवाब मैं स्पष्ट देना चाहता हूं, देखिए कोई भी सांप्रदायिक माहौल फैलाता है, मेरी नजर में वो भारतीय नहीं है, क्योंकि भारत में रहकर भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का जो काम करता है वो भारतीय नहीं हो सकता। सभी धर्मों का संगम ही अखंड भारत है। जब भारत की बात होती है तो मैं मानता हूं कि कोई जाति महत्व नहीं रखती, राष्ट्र महत्व रखता है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशनल फर्स्ट है। एक हिंद जय हिंद का जो संदेश है वो इसका सीधा अर्थ है कि ये लोग भारत के मुसलमान भारत के लिए जीते थे, भारत के लिए जीते और जीते रहेंगे। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि उनकी पार्टी के किस विधायक ने क्या बयान दिया है इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने पार्टी द्वारा गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर मंजूरी दी गई है और सभी विधायक गैरसैंण जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी इस सत्र में शामिल होने जा रहा है। विधायक भंडारी ने कहा कि वर्तमान में चल रहा वित्त सत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाते हैं और उनसे जुड़े सवाल सरकार के सामने रखते हैं। हमारी सरकार जो है गैरसैंण में सत्र आयोजित करती है और इस बार का जो वित्त सत्र है जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी विधायक अपनी जो है विधानसभा से रिलेटेड जो प्रश्न उनको उठाते हैं और सभी विधायक चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सभी लोग अपनी विधानसभा के मुद्दों को विधानसभा सत्र में उतारा। महत्वपूर्ण सत्र है विधानसभा का वित्त सत्र। उत्तराखंड का जो वित्त सत्र वहाँ पर होने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। देखिए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें घोषणा की थी और उसमें आप देख लीजिए अब जो गैरसैंण हमारा जो सत्र होने जा रहा है और मैंने आपसे कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेती है वो सोच समझ के लेती है। देखिए कौन इस बात पे क्या कह रहा है इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि मैं भी विधानसभा का शेड्यूल पढ़ रहा था, जो हम पे कार्य मंत्रणा की जो बैठक होती है उसके माध्यम से ही जो चीज़ें सामने आती है विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो की जाती है। तो अभी हम पे विधानसभा शेड्यूल हमारे पास आ गया है और जो सत्र है सत्र में जो देख रहा था 11, 12, 13 तारीख तक की डेट्स में जो मेरे पास शेड्यूल जो मैंने पढ़ा है अभी, तो निश्चित तौर पर चर्चा हम लोग करते हैं और हमारा जो मकसद होता है सदन को अधिक चलाना होता है और हम उस पर चर्चा में प्रतिभाग भी करते हैं और जो विषय सदन में आते हैं जो विधानसभा विधायकों द्वारा उठाए जाते हैं सरकार के मंत्री द्वारा उनको जवाब दिया जाता है। देखिए सर, मैं जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के द्वार पे जाना ही मेरी प्राथमिकता है। और मैंने आपसे कहा जो सवाल आपने कहा, मैं बहुत कम देहरादून रहता हूँ और आपने देखा कि अभी भी आप मेरा इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो मैं अपनी विधानसभा अपने कैंप कार्यालय में हूँ। आज आप देख लीजिए कि
एक कैंप कार्यालय मैंने यहाँ पर बनाया है, तो जनता को बहुत सहूलत है। आम जनमानस मुझसे मुलाकात कर देता है। और आपने देखा कि मैं घूमता ही रहता हूँ। कभी आपने देखो, अभी आज सुबह से मेरी मीटिंगें थी, तो मैं क्या करूँ, फिर मैं डांग गांव में गया। मैंने कहा आपके यहाँ टावर सेंक्शन हो गया, उसके बाद मैं सिलगाली गांव में गया किसी के यहाँ। तो मैं घूमता रहता हूँ। मेरा काम है चेरेबत्ती हम चलते रहते हैं, ये हमारा काम है। और आप देखो, मैं कहीं ना कहीं उद्घाटन करता हूँ, कहीं मैं कुछ जाता रहता हूँ। यही मैं, इसीलिए लोगों ने मुझे नेता का रूप बहुत कम दिया, बेटे के रूप में लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं।